ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारी इस बजट चर्चा 2023 में। हम यहाँ बात करें कि किस तरीके की उम्मीदें इस बजट से इस बार रहेंगी। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास जी थे, लेकिन अब हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक डीडी न्यूज़। अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि इतना लंबा अरसा आपने दिया है, जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं या और हम इस पूरे क्षेत्र को अगर देखते हैं, काफ़ी बारीकी से आपने यहाँ पर देखा जो बदलाव आया है। इस बारे में अब जो समय चल रहा है खासतौर से कृषि क्षेत्र के लिए, वो कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, मुझे ये बात भारत में ना कृषि, किसान, ये सारे मुद्दे जो हैं ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देखिए, हर बार मैं अगर संसद की बताऊं तो आज भी देश की संसद में, लोकसभा में 40% जो हमारे सांसद हैं उनका जो बैकग्राउंड वो दिखा रहे हैं अपना कि भाई हम किस फील्ड से आते, वो किसान अपने आप को बताते हैं। उसके बावजूद हम ये बात कहते हैं कि भारत में किसानों की स्थिति खराब है, किसानों के मुद्दे नहीं उठते। तो ये सारा एक पॉलिटिकल टूल होकर रह गया। जिस पार्टी को जो सूट करता है, किसानों का मुद्दा उठाते हैं और किसानों के मुद्दे पर राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। मैं 2022, अब देखिए जब चुनाव आएंगे तो फिर एक बार मुद्दा आएगा कि मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए, क्या हुआ। लेकिन आप सोचिए कि किसानों के लिए जो कदम उठाएगा उन पर किस तरह से सरकार को घेरा गया, किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें लगाई गई, किस तरह से सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बनाया गया, कैसे दुनिया भर के एजेंडाधारी लोग आ गए और कृषि जो कानून थे उनको कैसे पलटने पे मजबूर किया। तो जब आप ये सवाल पूछेंगे कि आपने 2022 में किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं करी, तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि सरकार जो किसानों के लिए कर रही थी उसमें अड़ंगा लगाने के लिए आपने क्या क्या किया, उस पर सरकार को रोल आउट करने के लिए क्या क्या किया। ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये अगेन फिर ये वो पॉलिटिकल मुद्दा आ जाता है, लेकिन ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 2008 की बात है, शायद 2008 में राहुल गांधी जी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने एक कलावती नाम की एक महिला का जिक्र कर दिया था और वो बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन गया था। और वो कलावती वो थी जिसके पति किसान थे, जिन्होंने आत्महत्या की थी। तो वो जो गांव था, जिस गांव की कलावती थी, उस कलावती को क्या हुआ कि एक एनजीओ ने उस कलावती के बैंक में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए, उनकी ज़िंदगी सुधर गई। लेकिन क्या उसके बाद इस देश में कभी किसी ने कलावती के गांव जाने की कोशिश की? क्या ये देखा? क्योंकि उसी गांव के अंदर 150 से ज़्यादा किसानों ने और आत्महत्याएं की थी। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, क्या ये किसान संघ वाले हैं, क्या कलावती के घर आपको जाते दिखे, या कलावती की तरह जिन 150 किसानों ने उस गाँव में आत्महत्या की वहाँ जाते दिखाई दिए? आपको नहीं दिखाई देंगे। और ये बता दूं, आज जो लोग इशू बनाते हैं, कहते हैं, किसी ने ये देखा कि पिछले 5-6 साल में लगातार किसानों की आत्महत्याएं कम हो रही हैं, लेकिन आत्महत्याएं बंद नहीं हुई है, ये भी बात है। तो दरअसल जो मजदूर किसान है उनकी स्थिति है, चिंताजनक है। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से करेंगे, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना के करेंगे, तो किसानों के लिए कुछ होगा। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में राजनीति किसान के नाम पर होती है, किसान के नाम पर कल्याण कम होता है। बिल्कुल, केपी ओली जी, दो टूक यहाँ अशोक जी ने कही कि देखिए किस तरीके का जो बदलाव है उसकी हम बात करते हैं। हर चीज़ जो भी अच्छा काम होता है उसको भी कहीं ना कहीं वो राजनीति की भेंट चढ़ जाता है और उस वजह से जो बेहतर हो रहा है, जो किसानों के लिए बेहतर हो सकता है, वो दिखता ही नहीं। देखिए, मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। अशोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसानों के नाम पे सियासत होती है और जब जब चुनाव आते हैं तब बड़ी बड़ी घोषणाएं तमाम पार्टियां करती हैं और उसके बाद वो धराशायी हो जाती हैं तमाम घोषणाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री ने किसानों की दुगनी आय करने की बड़ी कोशिश की है। कई सारे जो है उसमें समाधान किए हैं, कई सारी नई योजनाएं आई हैं। आज बड़ा चर्चा का विषय जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है बना हुआ है, हम सब लोग भी मान रहे हैं। दूसरा, जैसे फसल बीमा योजना की हमने बात करी थी कि बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें अगर इस योजना में कोई कमी मुझे दिखाई देती है कि खाली सरकार की यहाँ बात नहीं है, किसान भी कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है। अब आप अगर बात करते हैं, जैसे अशोक जी ने कहा कि कलावती का बड़ा जिक्र हुआ था राजनीति में और उसके बाद कलावती और बाकी लोग गायब हो गए, तो इसमें तो ये कोई भी चाहे सियासी दल हो, वो राजनीति तो करता ही है किसानों के नाम पे। तो किसानों के नाम पे राजनीति ना हो, किसानों को आगे बढ़ाया जाए, किसानों को नई तकनीक बताई जाए जिससे किसान आगे बढ़े, उनकी फसलों में बदलाव हो। समय समय पर सरकार को भी इसका प्रयास करना चाहिए। और हम यहाँ बजट से पहले की कृषि चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमारी उम्मीद ये है और सुझाव भी सरकार से ये है कि सरकार थोड़ा कृषि बजट में कुछ बढ़ाए, नई टेक्नोलॉजी लाए। और जिस प्रकार के प्रयास सरकार कर रही है, हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन इसमें कई सारे सुझाव जो है उस तरह के आने चाहिए कि जो युवा किसान हैं
वो खेती किसानी छोड़े ना, दूसरे सेक्टरों में ना जाएं, क्योंकि आज आप ये भी देखेंगे बहुत बड़ा सेक्टर है कृषि सेक्टर, और कृषि सेक्टर ने ही हमें कोरोना महामारी जो आई थी उसमें बचाने का काम किया था, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ दूं, मैं माफ़ी चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि किसानों को जो है इन्फॉर्म होना। अब आप देखिए कि मैं फिर कह रहा हूं कि जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये जो मिलेट वर्ष जो है 77 देश भारत के पीछे खड़े हो गए जब भारत ने यूएन में प्रस्ताव रखा। अब ये जो G20 में मिलेट को जो इंट्रोड्यूस किया, इसके पीछे भाव क्या है? मिलेट्स को अगर किसान आता है, उसमें उस फील्ड में आता है मिलेट को, तो आज उसमें कितनी बड़ी मार्केट बन रही है, कितना एक्सपोर्ट कर सकता है, कितने देश एक्सपोर्ट के मिलेट के तैयार है। लेकिन अब ये किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा कि भाई मिलेट पे भी आओ, आप इस पे काम करो। तो योजनाएं बहुत है, लेकिन ये बड़ा अच्छा तो ना सिर्फ पोषण के लिहाज से किसान मोटा अनाज देखे, बल्कि बाजार के लिहाज से जी। जी राजेंद्र जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसान को कितना फायदा मिल रहा है। देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे किसान को किसानी छोड़ के लोग पलायन करते थे बाहर की तरह कि भाई मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, मैं ये खेती ना करूँ। अब उसमें बदलाव ये आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल की कंपनियाँ अभी फार्म पर जाकर किसान से कांटेक्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझे आपका प्रोड्यूस चाहिए। ये चेंज है सर, किसान की जो इनकम का ये चेंज है। और हमारे काफ़ी पढ़े लिखे युवा एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर बनना है। यस, बिल्कुल एग्जाम्पलरी है सर ये कि आज जो है क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ, तो मेरे से लोग आके कांटेक्ट करते हैं, यहाँ के भी कांटेक्ट करते हैं, बाहर से भी कहते हैं कि सर हमको इसको जो है आप अपने प्रोड्यूस को हमारे यहाँ हमारे काउंटर पर लाइए। लेकिन आज भी शायद किसान आपसे पूछते होंगे कि आमदनी दोगुनी हो रही है, आप वैसे ही कहते हैं? नहीं, देखिए सर, अब मतलब एकदम कोई जादू तो है नहीं कि वो एकदम जो किसान को जस्ट जो आज अगर 10,000 इनकम था तो 20,000 हो जाए, ऐसा तो नहीं है। बट जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसमें उसको बिलीव कर रहे हैं और उस पर उसको मतलब अपने अंदर इंडोर्स कर रहे हैं, अपने साथ जो है कर रहे हैं, तो वो सफलता तो मिल रही है सर। अशोक जी, यानी मंशा जो है वो होनी चाहिए, हम मान सकते हैं? शुरुआत में भी जिक्र किया था आप। अच्छा, अभी साथ साथ एक बात और बताऊं मैं, जैसे किसान की आय दोगुनी करने के, मेरे एक मित्र है, मैं अगर नाम लेना चाहूं तो धामपुर चीनी शुगर मिल वाले, उन्होंने कहा कि उनके जो एरिया में उन्होंने एक प्रयोग किया किसानों के साथ। अब जैसे गुड़ की बात है, गुड़ तो हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन गुड़ की कीमत लोगों को आज समझ में आई, लेकिन अभी भी लोग गुड़ के नाम से नहीं, आज उसको क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, जैगरी। तो जैगरी के नाम से अगर उसको निकालते हैं ना, तो उसके पीछे एक बड़ा बाजार है। तो धामपुर वालों ने क्या किया, उन्होंने जो गन्ना किसानों से खरीदते थे उसमें उन्होंने वैल्यू एडिशन किया। उन्होंने कहा चीनी तो ठीक है, आजकल सबको लगता है कि चीनी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने जैगरी के अलग अलग प्रोडक्ट बना दिए। और वो कह रहे हैं कि उसमें इतना कमाई हो रही है और वो उसमें किसानों को भी फायदा हो रहा है। पहले सिर्फ गन्ना चीनी के लिए देते थे, अंग्रेजी का गुड़ हो गया, अच्छा हो गया। अब गुड़ हो गया तो उसकी मार्केट बन गई, किसानों को फायदा हो रहा है। जो नए स्टार्टअप लड़के कर रहे हैं बिल्कुल, उसमें गुड़ का बहुत सारे लड़के आ गए हैं जो नए नए प्रोडक्ट और डिफरेंट वैरायटी प्रोडक्ट, बिल्कुल उसके बिस्किट्स बन रहे हैं, उसकी जो है अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही हैं, और वही वैल्यू एडिशन आप करेंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वही पुराने ढाक के 3 पात पुराने हिसाब पे चलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। वो हमें और यही हमने मोटे अनाज में भी देखा है। कई स्टार्टअप्स हमने देखे हैं, विचार विमर्श कार्यक्रम हम करते हैं, उसमें हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स की जो हम कहें युवा उद्यमी हैं उन्हें बुलाया, उन्होंने भी मोटे अनाज के लिए इतना काम किया है और उसमें सफलता भी हासिल की है। देखिए, ये एक फैक्टर है कि युवाओं को एग्रीकल्चर में रोक के रखने के लिए बाकी जगह तो ऑप्शंस उतने नहीं हैं, यहीं पर लोग ढूंढ रहे हैं। उसके लिए उपाय है, आप उनके लिए यही मौके बढ़ाइए। और मौके बढ़ाने में देखिए, आज का जो युवा है जो खेती में काम कर रहा है, आज को जो किसान है, उसमें पहले वाले में बहुत बदलाव है। वो भी पढ़ा लिखा है, उसके भी एस्पिरेशन है, एस्पिरेशनल है वो। बाकी जो देश के दूसरे हिस्सों में लोग रहते हैं, शहरों में रहें या कस्बों में रहें या दूसरे सेक्टर्स में काम करें, वो भी चाहता है कि उसका जीवन उनकी तरह से बेहतर हो। इसमें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बड़ा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास चांसेज हैं कि वो भी अपने आप को स्किल्ड मैन पावर की तरह से काम करके दिखाए और ज़्यादा उसके पास कमाई का मौका हो। और अशोक जी, अगर क्योंकि पिछली बार का जो बजट था उसमें हमने देखा कि ये ऐसा बजट था अमृतकाल का जो कि आने वाले सालों में इसका बदलाव हम देख पाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके की है उसके लिए आवश्यकता थी कि एक मील का पत्थर जो है वो ज़रूरी था। तो इस बार भी हम मान सकते हैं कुछ इस तरह की ही जो झलकियाँ वो हमें नजर आएंगी। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे टर्म का ये एक तरह से आखिरी फुल बजट है।
तो मुझे लगता है क्योंकि किसानों पर इसमें फोकस होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ मिलेट का जो पूरी योजना है उसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी जी के दिमाग में ये है कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए। तो इसलिए इस बार के बजट से भी मैं बहुत उम्मीदें कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं आता हूँ कि सरकार की योजना, जो मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे, सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हो जाती हैं कई बार, उस पर राजनीति ना हो, और दूसरी बात यह है कि किसानों को उसके सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाया जाए वो चीज़ें, उसके बाद बहुत कुछ। और अभी ये बात हुई ना, हरवीर जी ने नई पीढ़ी के लिए बात की। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने परिवार में मेरे चाचा बनारस में गांव में हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके 2 बेटे विदेश में हैं, लेकिन उनका तीसरा बेटा जो है वो मेरे, और वहाँ पर वो परिवार है जहाँ खेती बंद होगी, सब लोग नौकरी करने लगे थे, वो जो तीसरा बेटा है आज वो जैविक कृषि के क्षेत्र में, आज वो जितने भाई उसके विदेश में हैं वो लगभग डॉलर का कंपैरिजन छोड़ दीजिए, वो लगभग उनके बराबर ही वो जैविक खेती से कमा रहा है। तो ये भी एक बदलाव है अशोक जी के, जो आम किसान है वो उसकी सीधी पहुंच है, उसकी सीधी बात जो है हमारे देश के जो मुखिया प्रधानमंत्री खुद सुनते हैं, जो उनको शिकायतें रहती हैं, जो सुझाव हैं वो उन पे अमल भी होता है। फिर चाहे कृषि कानून में हम शुरुआत में देखा अलग अलग योजनाओं से जाएंगे, बिना राजनीति हो जाएंगे किसानों की, लेकिन ये जो संगठन है ना, किसान संगठन, जो किसानों के बड़े अपने आप को हितैषी बन जाते हैं, वो सवाल है कि वो लोग जो है हर जगह आपको राजनीति करते दिखेंगे। इस बीच मैं आपसे एक बात और कहूँगी अशोक जी की, मैं गांव में जाती हूँ, किसानों के बीच जाती हूँ, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, चौपाल चर्चा हमारा एक कार्यक्रम है, तो अब वो दौर बहुत बदल गया है, जहाँ पहले राजनीति के हिसाब से किसान जो है कहीं, अब आप जाएंगे तो मैं जब किसानों से पूछती हूँ कि क्या आमदनी आपकी दोगुनी हुई, तो किसान कह रहे हैं कि आमदनी दोगुनी नहीं 4 गुना हो गई है। और कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिलता है अशोक जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा किसान ये भी कहता है कि देखिए हमारे पास ये योजना पहुँच जाती, विपक्षी यहाँ पर सरकार है तो वो थोड़ी सी मेरे तक आते आते रुक गई है, हमारे गांव में नहीं आ रही है, लेकिन हम खुद से खड़ा कर रहे हैं उन चीज़ों को, और आप देखिए हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसान अब खुद जागरूक हो गया है। और अब सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि युवा, आप देखेंगे आर्या योजना, मैं ऐसी जगहों पर गई हूँ जहाँ किसानों ने कहा कि हम आर्या योजना के तहत हमारा युवा जो है अब बाहर नहीं जा रहा है, और ऐसे युवा लोग जो नौकरी छोड़कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि मार्केट, मुझे लगता है कि किसानों ने मार्केट खड़ा कर लिया है। किसान कहते हैं कि मार्केट के पास हमें नहीं जाना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि मार्केट हम तक आए, हमें ऐसी चीज तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बाजार है, फेक न्यूज़ का भी जो बाजार है वो बंद होता नजर आ रहा है। और आपने किसान रेल का जिक्र किया, जो कि हम कह सकते हैं पूरे तरीके से पटरी पर चल रही है, 167 से ज़्यादा जो रूट है उन पर चल रही है, करीब 300 सेवाएं दे चुकी है, जिसके तहत देखिए हमारे जो किसान उनको सब्सिडी भी मिलती है, और अदिति ये तमाम सुविधाएं हैं जिसका फायदा किसान को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल रहा है। किसान रेल एक हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी या कहें महत्वपूर्ण कदम है। जैसे यहाँ पर अशोक जी ने जिक्र किया कृषि अवसंरचना कोष का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, इसके लिए कोष की शुरुआत की गई है। 100 करोड़ के बजट के साथ यहाँ पर शुरुआत की गई थी, और उसमें भी काफी काम हो रहा है, काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। नए गोदाम बन रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं। जी बिल्कुल, राजन जी आप क्या कहना चाहेंगे? तकनीकी वाली बात के एग्रीकल्चर में तकनीकी ज्ञान, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तकनीकी का एग्रीकल्चर में ये है कि एक क्लिक से किसान की सम्मान निधि उसके खाते में जा रही है। इससे बड़ा टेक्निकल फार्मर के लिए नहीं हो सकता, तो ये एग्जाम्पल है। और रही बात जैसे आपने कहा कि भाई कोल्ड स्टोरेज क्या बिजनेस में नहीं, देखिए स्थिति अब गवर्नमेंट ने उस तरह की आ गई है कि फार्मर ग्रुप जो है अपने कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोर, तो वो फार्मर का ही है, वो किसी इसका तो नहीं है कि भाई किसी उद्योगपति का है। अगर किसी एपीओ ने अपना गोडाउन बनाया है, प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है, कोल्ड स्टोरेज लगाया है, तो वो किसानों का ही है, और उसका बेनिफिट भी फार्मर को ही जाने वाला है। तो उसमें ये नहीं है कि भाई कोई ये बाहर से कोई आके कर रहा है, हमारे भारत के किसान ही उसको ये अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये उसके 100% जो है इसके इफ़ेक्ट ग्राउंड में दिखने लगे हैं सर जो है। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ देखिए जो असर है वो तो नज़र आ रहा है राहत पर, लेकिन हरवीर जी आपसे जानना चाहेंगे, कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, और आपने जिक्र भी किया कि वहाँ और भी संभावनाएं हैं। सरकार की तरफ से पशुओं के टीकाकरण की बात की जाए या दूसरे तत्व जिसके जरिए एक पशुपालक जो है उसको भी फायदा पहुंचे, तो हर तरीके से सरकार का प्रयास यही है, चौतरफा फायदा जो है, चौतरफा लाभ जो है किसान को मिले, और उसकी जो समस्याएं हैं जो शायद कभी सुनी भी नहीं जाती थी, अब उनके बाकायदा समाधान किसान के घर तक पहुंच रहे हैं। देखिए आपने सही पक्ष रखा। जब हम लोग कृषि की बात करते हैं तो ज़्यादा फोकस वो क्रॉप के ऊपर रह जाता है, बाकी जो दूसरे सेक्टर हैं उसके ऊपर उतनी बात नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारा जो दूध उत्पादन है उसकी जो वैल्यू है
वो हमारा जितना देश का खाद्यान्न उत्पादन है उससे ज़्यादा हो गई है। तो ये वैल्यू होने का मतलब क्या है कि देश में जितना खाद्यान्न पैदा करके किसानों को जो पैसा मिलता है उससे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले किसानों के हाथ में जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया में सबसे तेज़ी से डेयरी सेक्टर का बढ़ने वाला देश भारत है। पर कैपिटा कंजम्पशन जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इसमें किसान को अगर आमदनी उसकी ज़्यादा होनी है वो अलाइड सेक्टर से ही अब होगी, क्योंकि क्रॉप के अपनी लिमिटेशंस हैं कि आप कितना दाम कहाँ तक ले जा सकते हैं या कितना इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हैं। यही तो 2 उपाय हैं आमदनी बढ़ाने के। लेकिन जो अलाइड सेक्टर है उसमें फिशरीज़ है, फिशरीज़ में बहुत ग्रोथ हमारे यहाँ है, डेयरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। ये जो बाकी जो क्रॉप सेक्टर का जो ग्रोथ है उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना ग्रोथ वहाँ आ रही है, और आपका हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो जहाँ ग्रोथ ज़्यादा आ रही है पैसा भी वहीं ज़्यादा आ रहा है। अशोक जी, अगर देखा जाए पहले जिक्र होता था बड़ी बड़ी कंपनियों का, नामी गिरामी कंपनियां, लेकिन अब वही कंपनियां जो हैं किसानों की हो चुकी हैं, और किसान जो है सिर्फ किसान नहीं है बल्कि एक उद्यमी के रूप में, कारोबारी के रूप में अपने आपको धीरे धीरे विकसित कर रहा है सरकार की नीतियों के साथ। बिल्कुल, देखिए किसान को थोड़ा सा वो जो किसान का एक फिक्स पैटर्न है उससे निकलना पड़ेगा कि वो गरीब है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है। उस पैटर्न से निकलना पड़ेगा, नई सोच के साथ आगे बढ़ने पड़ेगा। अब तो हम नए भारत की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 25 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें किसान को भी जो है थोड़ा सा अपने आप में बदलना पड़ेगा, नई चीज़ों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, नए प्रयोग करने पड़ेंगे। अवसर बहुत हैं। चलिए, बिल्कुल समृद्ध किसान की आवाज़ की आपने अशोक जी। प्रधानमंत्री ने खुद जो किसान समृद्धि केंद्र है उनकी भी शुरुआत यहाँ पे की थी, जहाँ पे सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसान की वो पूरी हो सकती हैं। आपको, क्योंकि जब हम बात करते हैं अलग अलग कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम कारक हैं, उनमें आपको और किस तरह की यहाँ उम्मीद लगती है जो किसान के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी? देखिए, मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, ये आप सारे एक्सपर्ट हैं कृषि के, आप कृषि के क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं राजनीति का एक्सपर्ट हूँ। और एक बात बता दूँ, मोदी जी का बजट क्या होगा मोदी जी जानते हैं, तो इसलिए जो होगा धमाकेदार होगा, बड़ा होगा, इतना यकीन रखिए। लेकिन क्या होगा श्योर शॉट बताना किसी के लिए मुश्किल है। यानी देखिए, 2 टूक इन्होंने कह दी कि जो होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बदलाव जरूर होगा। और यहाँ राधिका, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो होगा बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल, अदिति आप इसमें क्या जोड़ेंगे? बिल्कुल, तो जैसे बाकी हमारे सभी विशेषज्ञ यहाँ पर जिक्र ही कर रहे हैं कि जो भी होगा धमाकेदार होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि इस बार का जो बजट है वो और भी ज़्यादा विकास लाए हमारे कृषि के क्षेत्र में। हम यही उम्मीद करते हैं कि सारी जो हमारे किसानों की मांगे हैं या फिर कहीं उम्मीदें हैं उस पर हमारी सरकार खरी उतरे। बिल्कुल, सरकार देखिए हर स्तर पर खरी उतर रही है, क्योंकि आसान नहीं है सबका साथ सबका विकास कहना और उसको करना भी। सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, और इस बजट से ना सिर्फ हमारी बल्कि किसान की भी यही उम्मीदें हैं कि सरकार अपना वायदा भी निभाएगी। और खासतौर से आपको बता दें, 1 फरवरी सुबह 10 बजे से लगातार बजट का जो सीधा प्रसारण है वो आप दूरदर्शन किसान पर भी देख पाएंगे। सारी जो बारीकियां हैं वो आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बजट चर्चा 2023 में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही हमारे साथ इतना अच्छा पैनल जो जुड़ा, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा में हमने जान लिया कि देखिए किस तरह का बदलाव जो है कृषि क्षेत्र में आया है, और ये बदलाव सिर्फ वो बदलाव नहीं जो कहने के लिए है, बल्कि इस बदलाव का जो असर है वो हम देख सकते हैं। फिर चाहे जो हमारे सहयोगी हैं इन्होंने अपना अनुभव बताया है, और ये अनुभव अब जो किसान है उस तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे पास तक भी आ रहा है, और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, वो भी इसको महसूस करते हैं। उम्मीद यही है इस बार का जो बजट है वो भी हमारे किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, और साथ ही साथ उनका जो विश्वास है वो सरकार पर और बढ़ सकेगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।